नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं नवाबगंज विधानसभा के विधायक डॉक्टर MP आर्या के यहाँ, जहाँ एक तरफ सरकार दावा कर रही है कानून व्यवस्था ठीक होने का, वहीं लगातार अपराधी चुनौती दे रहे हैं कानून व्यवस्था को। विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार सरकार के बचाव की बात करने वाले डॉक्टर MP आर्या से। कल जो हत्याकांड हुआ है, रेप कांड हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। नवाबगंज विधानसभा के विकास के बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं डॉक्टर MP आर्या से। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे चैनल यूपी 24 में आपका। धन्यवाद आपका, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर, जानना चाहेंगे, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर आप लगातार दावे करते हैं, सरकार दावा करती है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, माफिया गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए या फिर एनकाउंटर में मारे गए, तो कल जो हत्याकांड हुआ है कोर्ट के अंदर, दिन दहाड़े एक हत्याकांड होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्राइम एक इस तरह की चीज़ है जिसको जीरो नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सरकार इस बात का दावा बिल्कुल नहीं करती कि हमने क्राइम शून्य कर दिया, लेकिन बहुत कम हुआ है। और कम का मैं आपको उदाहरण पहले भी दे चुका हूँ, आज भी वही कहता हूँ कि कोई ज़माना था, हमारे गांव में आवाज़ें लगा करती थीं कि सोने वाले जागते रहो, यानी खुद की रक्षा गांव के लोग अपने आप करते थे, अपने जान माल की रक्षा करते थे। हम जब गांव के लिए जाया करते थे, सड़क से, मुख्य सड़क से जब उतर के जाते थे, लोग लूटने वाले मिल जाते थे, कोख पे कट्टा लगाते थे कि जो लाए हो निकाल के रख दो। आज ये चीज़ें कहीं नहीं हैं। हमारी बहू बेटियां भी आज, मैं समझता हूँ, पूरे विश्वास के रात को 11 बजे भी घूमती हैं। लेकिन आप ये कहें कि क्राइम शून्य हो जाए तो ये संभव नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है ये देखने लायक चीज़ है। जिस आदमी ने क्राइम किया है उसको तुरंत पकड़कर दंड दिलाने का काम ये सरकार का है, और सरकार इस काम में पूरी मुस्तैदी से लगी है और कर रही है। अभी मेरठ में एक हत्याकांड हुआ था, कल ही मेरठ में एक डॉक्टर जब दूध लेके आ रही थी, उन्हें अज्ञात हत्यारों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी और वो फरार हो गए। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि क्राइम ऐसा नहीं कि शून्य हो जाए, उनकी कहीं ना कहीं पहले से कोई रंजिश रही होगी जिसके कारण से ये हत्याकांड हुआ है। लेकिन हत्यारों के साथ में जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन निश्चित रूप से उस काम को करेगा। उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से सरकार दावा करती है जीरो टॉलरेंस नीति का, जिस तरह से सरकार दावा करती है कि अपराध बिल्कुल कम हो गया है, अपराधी छोड़ के भाग गए प्रदेश को या फिर एनकाउंटर में मारे गए हैं, तो ये जो हत्याकांड हो रहे हैं, एक रेप कांड भी हुआ है कल, लगातार 3 ऐसी घटनाएं कल जो घटी हैं जिससे सरकार की साख पर सवाल खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अपराधी क्या सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं सरकार को? देखिए, मैंने कहा अपराध और अपराधी समाप्त नहीं किए जा सकते। घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन घटनाओं का समुचित जवाब भी मिल रहा है। आप जहां तक बात कर रहे हैं अपराधियों की बाहर जाने की, तो आप अपने आप देख सकते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। कहीं भी इस तरह की बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं। छुटपुट अपराध तो शून्य नहीं किए जा सकते, लेकिन उनको जितना कम से कम किया जा सकता है उतना किया गया है, और उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए वो समुचित रूप से की जा रही है। कोर्ट के अंदर एक हत्या होती है, आप उसे एक छिटपुट घटना में मानते हैं? आपकी नज़र में ये बड़ी घटना नहीं है कि कोर्ट के अंदर जज के सामने कटघरे में खड़े हुए अपराधी को गोली मार दी जाती है? ये एक छोटी घटना तो नहीं हो सकती? नहीं, मैंने छोटी या बड़ी घटना की बात नहीं की। मेरा कहने का मतलब है घटनाएं शून्य नहीं की जा सकती हैं। गिनती 1, 2, 3 चलती रहती है। इनमें से एक घटना हुई, निश्चित रूप से बड़ी घटना है, जघन्य अपराध है, लेकिन उस अपराधी के साथ में किस तरह का व्यवहार हुआ आप भी जानते हैं। उसको तुरंत गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और उसके मूल में कौन है इसको भी निकाला जाएगा, और जो भी उसके लिए दोषी होगा उसको दंड मिलेगा। 2024 की तैयारी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप कल एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल थे, एक संयुक्त मोर्चे की बात कही जा रही है, तो क्या पूरी तरह से पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा। तो फिर विकास के मोड में कब रहती है? अगर चुनावी मोड में हमेशा रहती है तो विकास का मोड कब होता है? देखिए, सरकार और संगठन को इकट्ठा करने का काम मत करो। भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती है।
हमारे यहाँ सरकार अलग काम करती है, संगठन अलग काम करता है। ये बात सही है कि सामंजस्य दोनों में रहता है। संगठन अपना काम कर रहा है, वो चुनावी मोड में रहता है, सरकार हमेशा विकास का काम करती है। और मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग देखने का काम क्यों नहीं करते कि विकास की गति कितनी तेज़ चल रही है, विकास कितनी तेज़ी से उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हो रहा है। 2014 के बाद जब से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में NHAI या नेशनल हाईवेज़ की बात करें, 120 किलोमीटर एक दिन में बनाने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, जबकि इससे पहले की सरकारें एक दिन में 5 या 6 किलोमीटर हाईवे बनाया करती थी। अब जब बात सड़क की आई है, सड़क का विकास हो रहा है, ये सभी को दिख रहा है, लेकिन एक नई चीज़ बरेली में नज़र आई है कि जो भी एंट्री पॉइंट हैं बरेली के, सभी पर टोल प्लाजा बन रहा है। तो क्या ये बहुत गलत चीज़ नहीं है कि आप शहर में घुसेंगे, शहर से बाहर जाएंगे, दूसरे शहर में जाएंगे, तब आपको टोल देना है? लगातार चारों दिशाएं बंद कर दी गई हैं टोल के लिए, सिर्फ बदायूं रोड बाकी है, उस पर भी सुनने में आया है कि वहाँ भी टोल बनेगा। तो जो दिशाएं हैं उन्हें बंद करके एंट्री फीस लेना कहाँ तक जायज़ है? मित्रवर, जो आप सुविधाएं लेंगे उन सुविधाओं के लिए कुछ तो खर्च करना भी पड़ता है। सर, रोड टैक्स दिया जाता है, रोड टैक्स दिया जाता है, उसमें ये टोल टैक्स कहाँ से आ गया? मैंने नवाबगंज से बरेली में कदम रखा, टोल दिया। मैं जैसे ही फरीदपुर के लिए गया, फिर टोल दिया। फरीदपुर से मैं फतेहगंज पार किया, मीरगंज जाना है, मैं शहर की ज़िले की बात कर रहा हूँ, मुझे मीरगंज जाना है, फिर टोल दिया। मीरगंज से मुझे अगर बहेड़ी जाना है, फिर टोल दिया। मैं अपने ज़िले की विधानसभाओं में अगर घूमता हूँ और हर जगह टोल देता हूँ, तो ये कहाँ तक जायज़ है? ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको उस तरह के पास मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि स्थानीय लोगों की ये समस्या है, समस्या तो बाहर से आने जाने वालों के लिए है, लेकिन उसे भी हम समस्या नहीं कहेंगे, क्योंकि सड़कें सुंदर बनाएंगे तो उसके लिए पैसा लगता है, और उस पैसे को कहीं ना कहीं से रिकवर किया जाएगा। ये टोल ही एक माध्यम है जिससे पैसे को रिकवर किया जाता है। बढ़िया सड़कें बनानी है तो खर्चा भी ज़्यादा होना है, जब खर्चा ज़्यादा होना है तो कहीं ना कहीं से तो आएगा। मतलब ये मान लिया जाए कि नाथ नगरी में अगर आपको सभी नाथों की परिक्रमा करनी है तो आपको फीस देना होगी। नाथ नगरी के सातों नाथ बरेली शहर के अंदर हैं, जिसमें कोई टोल नहीं जाता है। नहीं, बाहर से आने वालों के लिए कह रहा हूँ मैं सर। शहर के अंदर वाले तो सुविधा में हैं, जो बाहर से आने वाले हैं वो दुविधा में हैं। बाहर से आने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा एक टोल देना है, किसी एक रास्ते से आना है, सब रास्तों पे थोड़े घूमना है। नहीं सर, अगर मीरगंज से आया, उसने फरीदपुर भी जाना है, तो 2 टोल हो गए। नहीं, ये अलग बात है कि अलग तरह की यात्रा कर रहे हैं आप, तो बात मतलब नाथ नगरी की कर रहे हैं, तो नाथ नगरी के आने के लिए एक ही दिशा में आएगा आदमी। किसी दूसरे काम से दूसरी तरफ जा रहा है तो देना पड़ेगा टोल, ये बात सही है, लेकिन अच्छे रोडों को करने चाहिए। बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और उसके लिए टोल देना मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। किसी रास्ते को अगर वो उबड़ खाबड़ है, ख़राब है, टूटा हुआ है, आप 2 घंटे में पार करते हैं, आपका मतलब डीजल पेट्रोल जो फूकता है 2 घंटे के हिसाब से कितना डीजल पेट्रोल। वही रास्ता अगर बढ़िया रोड है, सरसराते हुए आप 1.25 घंटे में निकल गए, तो आपका डीजल भी कम खर्च होगा और निश्चित रूप से उससे भी कम खर्च होगा जितना आप टोल दे रहे हैं। अच्छा, बात नवाबगंज की करें तो यहाँ विकास की बात कर रहे हैं आप लगातार कि बहुत विकास कराएं, कुछ विकास बताइए कि